सोने की रिकॉर्ड में कीमत के बढ़ोतरी के बावजूद देश में अनब्रांडेड ज्वेलरी का आयात बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे में जांच एजेंसियां काफ़ी सतर्क हो गई हैं। सीबीआईसी ने इंटरनेशनल बॉर्डर और आयातकों पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। सीबीआईसी और डीआरआई ने मिलकर चालू वित्त वर्ष के 2 महीनों में 5 टन सोने को जब्त किया है। ये वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जब्त किए गए कुल सोने से 30% ज़्यादा है। वित्त वर्ष 2022-23 में 3.5 टन सोना पकड़ा गया था। तो फिर सख्ती की तैयारी क्यों है सर? सोने की तस्करी बढ़ रही है। सोने की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बाद, भारत में ड्यूटी बढ़ने के बाद, जैसा स्वाभाविक तौर पर होता है, महंगा होने के बाद सोने की तस्करी बढ़ती है। और इस बार सोने की तस्करी पूर्वी एशिया के देशों के माध्यम से हो रही है। और इसमें भी खासा सोना अनब्रांडेड गोल्ड ज्वेलरी के नाम पर आ रहा है, यानी सीधे सोने की बिस्किट या छड़ों की नहीं बल्कि ज्वेलरी की तस्करी हो रही है। इसमें जो जांच एजेंसियां, उन्हें इस बात का शक है कि कई जगह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। खासतौर से आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें ये सोना इनके जरिए इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए जो शुल्क मुक्ति या जो ड्यूटी रिबेट मिलती है उसका फायदा उठाकर लाया जा रहा है। इसलिए अब स्पेसिफिकली भारत की जो जांच एजेंसी है वो अनब्रांडेड ज्वेलरी के इंपोर्ट पर और इंपोर्टर्स पर करीब से निगाह रख रही है, क्योंकि जो सोने की तस्करी का बड़ा जरिया है वो इस तरीके की ज्वेलरी बन रही है। ओला इलेक्ट्रिक 500 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। आईपीओ लाने से पहले कंपनी ऑपरेशन लागत को काबू रखने के लिए कर्मचारियों की कटौती कर सकती है। नौकरी से हटाने वाले कर्मचारियों की तादाद में बदलाव हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली ये कंपनी अभी छंटनी के पैमानों को पूरा करने की प्रक्रिया में है। जापान का सॉफ्टबैंक ग्रुप भारत में अपने सबसे बड़े दाव में से एक पेटीएम से इस महीने पूरी तरीके से बाहर निकल सकता है। जापान की कंपनी को 150 से 200 मिलियन डॉलर निवेश घाटा इस महीने में हुआ है। पेटीएम में सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी मार्च 2024 के आखिर में घटकर 1.4% हो गई, क्योंकि सॉफ्टबैंक पिछले कुछ साल से तेजी से अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। पेमेंट फर्म पेटीएम में सॉफ्टबैंक की हिस्सेदारी की बिक्री ब्लॉक सौदों और खुले बाजार के लेन देन के माध्यम से हुई है। भारत में चीन से बढ़ते स्टील इंपोर्ट को लेकर कई भारतीय कंपनियों ने आपत्ति जताई है। इस साल देश में स्टील इंपोर्ट में जोरदार बढ़ोतरी हुई है और अधिकतर इंपोर्ट चीन से हो रहा है। आशंका ये भी है कि आने वाले दिनों में चीन के सस्ते इंपोर्ट की भारत में डंपिंग बढ़ सकती है। चीन से सस्ते इंपोर्ट की वजह से भारतीय स्टील कंपनियों के कारोबार पर असर पड़ सकता है। इस हफ्ते होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी सुस्त रहने के आसार हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बोली देने वालों से इकट्ठा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट पिछले 6 नीलामी राउंड में सबसे कम रहने का अनुमान है। टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस जियो ने नीलामी पर सतर्क रुख अपनाया है। रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया स्पेक्ट्रम बोली के लिए ईएमडी के तौर पर 4,350 करोड़ रुपए जुटाए हैं। संयुक्त ईएमडी रकम साल 2022 में 5 गुना ज़्यादा थी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? स्पेक्ट्रम की डिमांड खासी कम है, क्योंकि कंपनियां अब अपने भारत की बाजार में ज़्यादा कंपनियां ही नहीं, 2 ही कंपनियां हैं खासतौर पर। इसके अलावा तीसरी वोडाफोन है जो अपना नेटवर्क तैयार कर रही है। अधिकांश कंपनियों ने अपने नेटवर्क्स की तैयारी कर ली है। 5G का रोल आउट कर दिया गया, इसलिए स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार के लिए बहुत अच्छा राजस्व लेकर नहीं आएगी। और जुलाई में जब सरकार बजट पेश करेगी तो एक प्रमुख स्रोत है सरकार के लिए गैर टैक्स राजस्व का, नॉन टैक्स रेवेन्यू का, और वहाँ हमें खासतौर पर कमी दिखाई दे सकती है, की भरपाई सरकार को कहीं दूसरी जगह से करनी होगी। दूसरी चीज, ओला इलेक्ट्रिक में छटनी की तैयारी शुरू हो गई है। ओला इलेक्ट्रिक को आईपीओ लाना है। अब इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां, खासतौर से दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए बाजार चुनौतीपूर्ण होता जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि सरकार ने इसे सब्सिडी कम करने का फैसला किया है और उसके बाद तेज गिरावट आई है भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में और उनकी कीमतें बढ़ी हैं।